पिछली कक्षा में हमने तृतीय विश्व के बारे में अध्ययन किया था, उसकी विशेषताएं और विविधताओं के बारे में। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका और तृतीय विश्व के बारे में चर्चा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में नीति का विश्लेषण करने से तृतीय विश्व के देशों के प्रति उनके दृष्टिकोण एवं नीति का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। इस नीति के प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार हैं। पहला, साम्यवाद परिशोधन की नीति। अमेरिका ने तृतीय विश्व में साम्यवाद परिरोधन की नीति अपनाई। साम्यवाद परिरोधन की नीति साम्यवाद के प्रभाव एवं प्रसार को रोकना चाहती है तथा अवसर मिल जाए तो उसका पूर्ण उन्मूलन करना चाहती है। रियो संधि, अमेरिकी राज्यों का संगठन, ट्रूमैन सिद्धांत, सीटो संधि, आइजनहावर सिद्धांत के निर्माण का मूल ध्येय तृतीय विश्व के देशों को साम्यवादी चुंगल से बचाना था। दूसरा, आर्थिक सहायता की नीति। तृतीय विश्व के देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए अमेरिका ने आर्थिक सहायता की नीति अपनाई। यूनान और तुर्की को ट्रूमैन सिद्धांत के अंतर्गत 40 करोड़ डॉलर की सहायता दी। ईरान को द्वितीय विश्व युद्ध काल में ही 2 करोड़ 60 लाख डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। रीगन प्रशासन के अंतर्गत तीसरी दुनिया के वे देश ही आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके जिन्होंने सीधी सीधी अमेरिकी हितों के लिए ये काम किया, चाहे उनके देश में सैनिक तंत्र, तानाशाही और अधिनायक तंत्र विद्यमान था। तीसरी, सैनिक गठबंधनों की नीति। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 गुटों में विभाजित हो गई, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेता अमेरिका था। इन्हीं दिनों एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में 9 स्वतंत्र देशों का उदय हुआ। अमेरिका ने सैनिक संगठनों की नीति का सूत्रपात कर तीसरी दुनिया के इन सब 9 स्वतंत्र देशों को अपने गुट से संबद्ध करने का प्रयत्न किया। सीटो संधि द्वारा दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों, सेंटो संधि द्वारा पश्चिमी एशिया के देशों, रियो संधि द्वारा अटलांटिक और प्रशांत महासागर के देशों को अमेरिकी गुटबंदी में शामिल करने का प्रयत्न किया गया। नेक्स्ट, सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति। अमेरिका ने तीसरी दुनिया के देशों में सैनिक अड्डों, बंदरगाहों तथा तेल टैंकों आदि की सुविधा प्राप्त करने की कोशिश की। हिंद महासागर में अमेरिका ने न केवल स्थायी सैनिक अड्डे हैं बल्कि उसने अनेक तटवर्ती देशों की हवाई पट्टियों और बंदरगाहों के प्रयोग की सुविधा भी उपलब्ध है। डियागो ग्रेसिया उसका प्रमुख बंदरगाह है। जिन देशों में अमेरिका को हवाई पट्टी या बंदरगाहों की सुविधा उपलब्ध है उनमें प्रमुख है मिस्र, शर्म अल शेख का नौसैनिक अड्डा तथा रस बनास का अड्डा, सोमालिया के बरबेरा, पाकिस्तान के कराची के पश्चिम में ग्वादर का बंदरगाह, कीनिया में मोम्बास, ओमान में मसीरा हवाई अड्डा और मेहरा आदि। पांचवा, हस्तक्षेप की नीति। अमेरिका ने तीसरी दुनिया में हस्तक्षेप अथवा तीसरी दुनिया के कमज़ोर देशों पर अपनी मर्जी लादने की नीति भी अपनाई। इस नीति का मूल उद्देश्य तीसरी दुनिया के उन देशों की सरकारों को अपदस्थ करना या उनका तख्ता पलटना है जो अमेरिका के लिए किसी भी दृष्टि से असहायक है। अमेरिका को वे सरकारें गवारा नहीं, चाहे वे लोग द्वारा चुनी गई क्यों न हो, जो उसके इशारे पर नहीं चलते हैं। जो सरकारें उसकी खिलाफत करती है उसे वे गवारा नहीं करता है। वह तीसरी दुनिया के देशों की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता को लील जाना चाहता है। लेबनान के गृहयुद्ध और जॉर्डन में उसने आइजनहावर सिद्धांत के तहत अपनी सेनाएं भेजी। वियतनाम युद्ध में भी सक्रिय भाग लिया और लोन नोल को उकसाकर कंबोडिया में राजकुमार सिंह का तख्ता पलट करवा दिया। 1983 में अमेरिकी सेना हस्तक्षेप ने ग्रेनाडा में कराई गई बगावत। 1983 में निकारागुआ के बंदरगाहों में बिछाई गई बारूदी सुरंगें, सादिनिस्ता के निकारागुआ की सरकार के विरोधी कैंट्रोस को दी जा रही आर्थिक और सैनिक सहायता तथा लीबियाई नेता कर्नल गद्दाफी का सफाया करने के लिए 15 अप्रैल 1986 को लीबिया पर किया गया हमला। सीरिया के हाफिज सईद को आतंकवादी ठहराना, मई 1989 में पनामा में अमेरिकी सेनाएं भेजना, बाद में 20 सितंबर 1989 को वहाँ सैनिक शासक जनरल मैनुअल एंटियागो निएरेगो को अमेरिकी सेना द्वारा अपदस्थ करना, हैती में जनतंत्र की बहाली के नाम पर एरिस्टाइड को पुनः सत्तासीन करना आदि सब एक ही कड़ी के सवाल है। आर्थिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति। तीसरी दुनिया में बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से अमेरिका आर्थिक साम्राज्यवाद की स्थापना में प्रयत्नशील है। अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों की लूट का एक माध्यम असमान व्यापार है। विकासशील देशों में सस्ते श्रम, कच्चे माल तथा शोषण की तीव्रता के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विकासशील देशों में विनियोजित पूंजी से प्राप्त लाभ की दर सर्वाधिक ऊंची है।
अमेरिकी व्यापार विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1950 से 1965 के बीच अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यूरोप में विनियोजित पूंजी पर 74% और विकासशील देशों में विनियोजित पूंजी पर 264% लाभ कमाया। इसी प्रकार अमेरिका तीसरी दुनिया में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की स्थापना का भी प्रयत्न करता रहा है। अमेरिकी सांस्कृतिक केंद्र, अमेरिकी पुस्तकालय, अमेरिकी पत्र पत्रिकाएँ, स्कॉलरशिप योजनाएं, वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रसारण अमेरिकी सांस्कृतिक उपनिवेशवाद के प्रमुख उपकरण हैं। अमेरिका के सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक विशेषता यह है कि विकासशील देशों को यहाँ से प्रतिवर्ष कम कीमत की लाखों पुस्तकें भेजी जाती है। अमेरिकी सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों का प्रचार और तीसरी दुनिया के देशों के सांस्कृतिक मूल्यों को हीन बताना सांस्कृतिक उपनिवेशवाद है। नेक्स्ट है दबाव की नीति। संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरी दुनिया के देशों पर दबाव डालकर उनकी नीतियों को अपने अनुकूल परिवर्तित कराने का प्रयास करता रहा है। अमेरिकी दबाव के कतिपय उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला, 1975 में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने मेक्सिको की सरकार पर दबाव डाला कि वे अपने श्रम कानून को, जो मजदूरों को थोड़ा संरक्षण देता है, बदल डालें। जब मेक्सिको की सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो कंपनी ने अपना कारखाना बंद कर उसे कोस्टा रिका में स्थानांतरित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 12,000 मजदूर बेरोजगार हो गए। दूसरा, चिली में अब जब एलेंदे की सरकार ने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी के राष्ट्रीयकरण के कदम उठाए तो जवाब में अमेरिकी कंपनियों ने एलेंदे की हत्या करवा दी और सरकार को उलटवा दिया। तीसरा, भारत के अणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया तो अमेरिका ने रूस पर दबाव डाला कि वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से नाता तोड़ लें। आठवां, शस्त्र निर्यात। अमेरिका तीसरी दुनिया के देशों को हथियार का निर्यात करता रहा है। 1950 से 1972 तक अमेरिका ने तीसरी दुनिया के देशों को 8,522 करोड़ डॉलर के हथियारों का निर्यात किया। अमेरिका ने इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन, पाकिस्तान, दक्षिणी अफ्रीका, रोडेशिया, दक्षिणी कोरिया आदि देशों की कठपुतली तथा दलाल सरकारों को हथियारों से लैस कर विकासशील देशों को विकास कार्य छोड़कर प्रतिरक्षा व्यय बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। नेक्स्ट है परमाणु अप्रसार संधि। अमेरिका परमाणु क्लब को सीमित रखना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तीसरी दुनिया के देश अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखें। वह चाहता है कि भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाएं। वह यह भी चाहता है कि उत्तरी कोरिया अपने परमाणु संयंत्रों को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की जांच के लिए खोल दें। 10वां, उच्च तकनीक के हस्तांतरण को रोकना। विकासशील देशों के स्वावलंबी बनने के प्रयासों को रोकने के लिए अमेरिका MTCR संधि का सहारा लेता है। भारत को क्रोनोइक इंजन और उसकी तकनीक को हस्तांतरित करने से रोकने के लिए अमेरिका ने इसी संधि के अंतर्गत रूस पर दबाव डाला था। इससे पूर्व अमेरिका ने भारत की सुपर कंप्यूटर और भारी पानी देने के अपने ही समझौते को तोड़ते हुए इन्हें भारत को देने से इनकार कर दिया था। तीसरी दुनिया के देशों में चाहे भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर का मुद्दा हो, अथवा पश्चिमी एशिया में अरब इजराइल संघर्ष, अथवा दक्षिणी पूर्वी एशिया में वियतनाम का मामला, अमेरिका हथियार किसी न किसी रूप में अवश्य प्रयुक्त हुए। निष्कर्ष, सोवियत संघ के बिखराव तथा पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के ध्वस्त होने के बाद स्थापित एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में तीसरी दुनिया के देशों पर अमेरिका का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार संघ जैसी संस्थाओं पर अमेरिका का आधिपत्य है। अतः इन संस्थाओं के माध्यम से अमेरिका तीसरी दुनिया के देशों पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। तीसरी दुनिया के राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के लिए सैन्यकर्मी उपलब्ध कराने में अग्रणी। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों के लिए सैन्य कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने में तीसरी दुनिया के राष्ट्रों का मुख्य योगदान है तथा अमेरिका व यूरोपीय संघ सहित विकसित राष्ट्रों की भूमिका इस मामले में बहुत थोड़ी रही है। संघ के विभिन्न शांति अभियानों में अप्रैल 2003 के अंत तक लगभग 37,000 लोग संलग्न थे, जो 89 विभिन्न राष्ट्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। इनमें 30,167 सैन्यकर्मी, 5,162 पुलिस अधिकारी व 1,658 सैन्य पर्यवेक्षक शामिल थे। इन 37,000 लोगों में 3,323 यूरोपीय संघ के तथा 538 अमेरिका के थे। इन अमेरिकियों में भी सैनिक कर्मी केवल 2 ही थे, जबकि 543 सिविलियन पुलिस के व्यक्ति तथा 13 सैन्य पर्यवेक्षक थे। संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज के अनुसार सैन्य कर्मी उपलब्ध कराने में पहला स्थान बांग्लादेश का, दूसरा पाकिस्तान व तीसरा भारत का है। मई 2005 में भारतीय सेना ने जवानों और अधिकारियों के एक बड़े दल को सूडान में तैनात किए जाने के साथ ही भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना
में सबसे अधिक योगदान करने वाला देश बन गया। 31 अक्टूबर 2015 तक शांति रक्षण में चल रहे 16 अभियानों में से 10 में 7,796 कर्मियों की तैनाती के साथ भारत संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षण के अभियानों में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य दल उपलब्ध कराने वाला देश रहा है। शांति मिशनों में तैनात सैन्य कर्मियों को वेतन आदि उनके अपने देश की सरकारों से ही प्राप्त होते हैं। सैन्य कर्मी उपलब्ध कराने वाली सरकारों को प्रति कर्मी लगभग $1,000 प्रति माह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। थैंक यू।